हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कंप्लीट रिवीजन क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की। पढ़ाई आप सबने की हुई है, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको मैं ट्रिक्स के साथ भी बताऊंगी। एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट भी करूंगी, जिससे आपको सिर्फ सुनना है, बैठकर सिर्फ सुनना है और आपका रिवीजन होता चला जाएगा। आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर चुके हैं पहले ही। आपको अभी सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए हम एक बार मैं टॉपिक बता देती हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पाषाण काल। नंबर 2 पे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। वैदिक काल, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शैव भागवत धर्म पढ़ेंगे। छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत, चौल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल। इतना हम लोग आज कंप्लीट रिवीजन करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला टॉपिक आपका पाषाण काल शुरू होता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ये भारतीय प्राग इतिहास के पिता थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। आगे चलिए। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। आगे चलिए। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से याद रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ कोई इंसान है, दूसरी तरफ कोई इंसान है और बीच में क्या है? कोई पशु है, ठीक है। जैसे हमारा पशु चोरी ना हो जाए, इसलिए हम अपने पशु को बीच में रखे हैं, अपने पशु को हम मध्य में रखे हैं। जैसे कोई भी पशु हो सकता है, ठीक है। तो मध्य से याद रखेंगे कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है आदमगढ़। याद रखेंगे आदमगढ़। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कोई जानवर को बोला जाता है कि आदमखोर जानवर था, तो थोड़ा सा उसी से रिलेट करिए। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिलेंगे क्या बोलेंगे? आदमगढ़। नेक्स्ट है चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहर स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा और सराय नाहर से। ध्यान रखेंगे महदहा और सराय नाहर से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण। महदहा और सराय नाहर से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण। फिर उसके बाद है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं सराय नाहर और महदहा से। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है लगभग। हड्डी से निर्मित आभूषण, सबसे ऊपर में क्या मिला था? हड्डी के उपकरण मिले थे। हड्डी के उपकरण वहां से मिल रहे थे और नीचे में हड्डी से निर्मित आभूषण मिल रहे हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय और महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि शुरू हुई है। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से क्या प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म। आगे है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ था। कोई गेहूं नहीं बोलेगा, क्या था? जौ था अनाज। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। आप देखते होंगे जैसे खेतों में जो फसल है वो लहराती रहती है, हवा से क्या करती है? लहराती है। हम उससे रिलेट करेंगे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से। औदे, बोरी, बागोर और लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो बागोर से।
जैसे हम बोल सकते हैं कि पशु जो है बाग में घूम रहे हैं, इस तरह का कोई सेंटेंस थोड़ा सा दिमाग में सोच कर देखिए कि कोई पशु है वो बाग में घूम रहे हैं, तो बाग से हम रिलेट करेंगे बाग और, ठीक है। ऊपर हमने बोला था आदम क्या था, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि जहां से प्रमाण मिले थे आदमगढ़ से, ठीक है। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं, बागोर से। दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, स्किप मत करिए, बस फटाफट इसको पढ़ते चलिए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और दोबारा फिर पूछे जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। आगे देखिए, पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को याद रखेंगे, ताम्र पाषाण युग को क्या कहते हैं, चालकोलिथिक युग कहते हैं, चालकोलिथिक युग। इसके आगे है आम्री, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। याद रखेंगे क्या है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है नवदा टोली अवस्थित है, रुकिए इससे पहले क्वेश्चन है नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया। नवदा टोली का उत्खनन करवाया HD सांकलिया ने। याद रखेंगे इस चीज को, मैं कई बार रिपीट कर रही हूं इसीलिए। HD सांकलिया कौन है, नवदा टोली का उत्खनन जिन्होंने करवाया, HD सांकलिया। आगे है नवदा टोली अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में क्या है, नवदा टोली। नेक्स्ट है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतक को दफनाने का स्थान क्या है, वृहद पाषाण स्मारक, ठीक, इसलिए वहां की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राख का टीला बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। याद रखेंगे, संगनकल्लू क्या है, संगनकल्लू। राख का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, गोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, ये जो मैं ये जगह का नाम बोल रही हूँ, इसमें से नवपाषाणिक स्थल कौन सा है, संगनकल्लू। संगनकल्लू क्या है, नवपाषाणिक स्थल। मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको सुनने से ही याद हो जाए, ठीक है। लगातार यहीं पे फोकस रखिए, बस आपको सुनना है और कुछ भी नहीं करना है, बस सुनते जाइए। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका क्यों, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। थोड़ा सा मान लीजिए जो पांडवों में भीम थे, भाई थे ना उनके, तो वो चित्र बनाने में भी रुचि रखते थे, तो ऐसा सिर्फ हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से, भीमबेटका से, ठीक है। उसके आगे अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका। फिर से चित्रकला देखिए, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। चित्रकला की बात तीनों क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। हमने तो पढ़ा कि भाई भीमबेटका की गुफा चित्रकला से संबंधित है, पर है कहाँ, अब्दुल्लागंज में। कहाँ पे, अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, का नाम क्या है, V.S. वाकंकर। V.S. वाकंकर। V.S. वाकंकर कौन है, जिन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, V.S. वाकंकर।
अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, ओसीपी गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ है? हस्तिनापुर में। अगला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए मैंने साइड में एक इमेज बना दी है। सर कहाँ है? उत्तर की ओर, और पैर कहाँ है? दक्षिण की ओर। इसीलिए हम बोलेंगे ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी बुर्ज होम चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम। बुर्ज होम एक ऐसी जगह है जहां पर मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। किसका मिला है? कुत्ते का। याद रखेंगे। देखिए मैंने इंसान सर कुत्ता बनाया है, कहां पे? बुर्ज होम में। इसके आगे देखिए, बुर्ज होम, कोल्डेवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम से ऊपर हमने कुत्ता और कंकाल भी देखा, साथ में मानव कंकाल। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि इनमें से गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए क्या? चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? गणेश्वर। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखैया। ठीक है, वहां से क्या मिला है? सर्वाधिक मानव कंकाल। कहां पर है ये? विंध्य क्षेत्र का है ये। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखैया। इसके आगे, नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। सूखा हो गया था, तो सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। यह अवधारणा किसने दी थी? G.R. शर्मा ने। स्टेटमेंट याद रखिएगा, सूखा पड़ा था। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। उनका क्या, यह अवधारणा किसने दी? G.R. शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय का कार्यालय संलग्न है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है ये? अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं ये। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन? जॉन मार्शल कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम कौन? महानिदेशक थे। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। भोपाल में क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। मैं कई बार रिपीट कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि आपको सुनकर ही चीजें याद हो जाएं। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं पढ़ी हुई चीजें तो आपको यहाँ से भी आप चीजों को याद रख सकते हैं। देखिए, हमारा पाषाण काल का टॉपिक खत्म हो चुका है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया है। पाषाण काल से अब आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। देखिए आगे, अगला टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। अब यहाँ सभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। किस पर आश्रित है मानव समाज? अर्थव्यवस्था पर। खुद ही सोचिए, इकोनॉमी के बिना क्या ही चल जाएगा, है ना? अर्थव्यवस्था के बिना क्या होगा? हम उसी पर तो आश्रित हैं।
आगे देखिए, हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है तो अक्सर पढ़ते आए हैं, याद रखिएगा। कई बार छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, इजी क्वेश्चन जो होते हैं, वो लोगों से गलत होते हैं, तो प्लीज वो गलत मत करिए, ठीक है। उनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वो तो सबके सही हो जाएंगे, है ना। और जो टफ क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने पढ़े हैं तो आपके सही होंगे। मेन बात यह है कि इजी क्वेश्चन ना गलत हों, क्योंकि वो ऑलमोस्ट लोग सही करेंगे, तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ देखिए, हड़प्पा संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है। ये इसी के कई तरह के नाम हो जाते हैं, पूछ लिया जाता है ना। आद्य ऐतिहासिक युग से क्या सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य थी क्यों थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी संस्कृति के पास क्या क्या थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता के, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता, दोनों सभ्यताएं अलग अलग बात हो रही है। सिंधु घाटी अलग, वैदिक सभ्यता अलग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। याद रखेंगे, शहरी जीवन की फैसिलिटी इनके पास थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ठीक है। लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। भाई सब अच्छे से शांति से अच्छे से रहते थे, भाई रक्षा शस्त्रों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो अभाव था, अभाव मतलब कमी थी, ठीक। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई, इससे हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलियन है। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। E.J.H. मैके ने क्या बताया कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिमर हिलर ने बताया था पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, किसने कहा? मार्टिमर हिलर ने कहा। अमलानंद घोष, इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप था। किसने बोला? अमलानंद घोष ने। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। ध्यान रखेंगे, चांदी की बात कर रहे हैं हम, चांदी की उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। इस चीज का हम याद रखेंगे कि लाल रंग का उपयोग हुआ था, और हम किसी दूसरे कलर की बात नहीं कर रहे हैं, लाल रंग की बात कर रहे हैं मिट्टी के बर्तनों पर। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। पूर्व आर्य सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था। गाय, हाथी, गैंडा और बाघ पशुओं में से वह है जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है गाय का, ठीक है। याद रखेंगे, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से गाय में से किसका हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का निरूपण नहीं हुआ है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो, कोटडीजी, सोहगोरा तथा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है। सोहगोरा हड़प्पाई स्थल नहीं है। चनहुदड़ो, कोटडीजी, देसलपुर हड़प्पाई स्थल हैं और सोहगोरा नहीं है। आगे है, एक तरफ है प्राचीन स्थल, दूसरी तरफ है पुरातत्वीय खोज, ठीक। लोथल की खोज गोदीबाड़ा, कालीबंगा में
जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। हड़प्पा से संविधान R37 मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, ध्यान रख, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। लोथल में क्या मिला है? गोदीबाड़ा, लोथल गोदीबाड़ा। कालीबंगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। कितने? 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ मिला है? धौलावीरा। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। हड़प्पा संविधान R37। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। आगे है स्थल और नदी। ठीक है, स्थल में क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी, सिंधु नहीं बोलेगा कोई, रावी। ठीक। हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुनकोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। सबसे पहले क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा याद रखेंगे, रावी। हस्तिनापुर गंगा, हस्तिनापुर गंगा। नागार्जुनकोंडा कृष्णा, नागार्जुनकोंडा कृष्णा। पैठन गोदावरी, पैठन गोदावरी। कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। याद रहेगा, सुनते जाइए ध्यान से बस। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है तो गलत कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान। रोपड़ पंजाब। बनावली हरियाणा। दामाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी हरियाणा। हुलास उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात। कालीबंगा राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में। बनावली हरियाणा। दामाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी हरियाणा। हुलास उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे। मांडा जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद आपका है बालू, बालू हरियाणा। पाडरी गुजरात। याद रखेंगे इसको, थोड़ा सा नया नाम दिख रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये सभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। मांडा जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बालू हरियाणा, बालू हरियाणा, बालू हरियाणा। पाडरी गुजरात, पाडरी गुजरात। पाडरी कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा। दयाराम साहनी ने बताया इसके बारे में। हस्तिनापुर बीबी लाल, हस्तिनापुर बीबी लाल। तक्षशिला जॉन मार्शल, तक्षशिला जॉन मार्शल। कौसाम्बी MG मजूमदार, कौसाम्बी NG मजूमदार। लोथल SR राव, लोथल SR राव। सुरकोटदा, सुरकोटदा JP जोशी, सुरकोटदा JP जोशी। धौलावीरा JP जोशी, दोनों का सेम ही है, JP जोशी ने दोनों बताया हुआ है। सुरकोटदा धौलावीरा। ठीक है। लोथल SR राव, कौसाम्बी MG मजूमदार, तक्षशिला जॉन मार्शल, हस्तिनापुर बीबी लाल। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। सिंध में कौन कौन से स्थल हैं? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद। याद रखेंगे कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद। अगला क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? JH मैके ने, JH मैके ने। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? JH मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, कौन सा स्थान है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। लोथल गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर आपको अभी भी ये याद है। चलिए आगे है, हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान में, इसको याद रखेंगे।
आगे है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, स्थित है। रंगपुर कहाँ पे, याद रख लो, एकदम रट लो इसको, सौराष्ट्र में। कहाँ पे, सौराष्ट्र गुजरात में रंगपुर है। ठीक, नेक्स्ट है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, कहाँ से, हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से। हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से क्या प्राप्त हुआ है, हल्का टेराकोटा। हल्का टेराकोटा। आगे दधेरी, एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का, दधेरी, याद रखना दधेरी पंजाब से है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं। लोथल, लोथल कहाँ है, भारत में स्थित है। हड़प्पा तो पंजाब में था, अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, भारत में। ठीक, आगे है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है भोगवा नदी पर। लोथल कहाँ भी हमने पढ़ा था पीछे भी, लोथल कहाँ, भोगवा नदी पर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। पत्तन है, लोथल क्या है, पत्तन है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगा हुआ, रोपड़ हुआ, लोथल, ये सब तो संबंधित हैं। आगे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखी गढ़ी। सबसे बड़ा है ये हड़प्पन पुरास्थल राखी गढ़ी। कहाँ था ये, याद है, अभी पढ़कर आए हैं हम लोग। राखी गढ़ी हरियाणा में है। चलिए आगे देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किन किन नदियों के तट पर थी, सिंधु तो घाटी सभ्यता का नाम ही है। सिंधु, चेनाब और दूसरा झेलम, 3 नदियां हुई। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल राखी गढ़ी, अभी हम ऊपर पढ़े हैं, सबसे बड़ा पुरास्थल है ये। इसके आगे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की। जब शक्ति में विश्वास कर रहे हैं तो पूजा भी कर रहे हैं, मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की करते थे, लिंग एवं योनि की करते थे, पशुओं की करते थे, नागों एवं वृक्षों की। याद रखना सिंधु घाटी के लोग किन किन की पूजा करते थे, मातृ देवी, पशुपति, लिंग एवं योनि, पशुओं की, नागों और वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अभी हम पीछे भी पढ़े थे, महानिदेशक भी थे ये। ठीक, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल। ठीक, नेक्स्ट है, आगे है अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज, दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बोल रही हूँ और कई बार रिपीट कर रही हूँ। ऐसा करने का मेरा एक ही रीज़न है, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, आप किसी चीज़ को भूलें ना। इस तरह से पढ़ाने में हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में भी पढ़ाई की है कि अपनी साउंड को किस तरह से ऊपर नीचे किया जाता है ताकि बच्चे उस चीज़ को याद कर पाएँ। ठीक है, चलिए इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन, सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम था वे कौन है, राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज की इन्होंने, राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज, और तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखालदास बनर्जी। गॉट इट। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। एकदम तीनों बातें, मतलब ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं ना वैसे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही बात, पहला कथन सही है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये बात भी एकदम सही है।
तीसरा मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तीनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और उसका आंसर टिक करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। ऊपर हमने सभी बातें पढ़ी हैं, नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों एवं उद्योगों के लिए। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ए कनिंघम। ठीक है, कौन थे ये? हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद। उन्होंने उत्खनन तो करवाया लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कौन थे ये? ए कनिंघम। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, के एस वत्स तथा वी ए स्मिथ में से वह जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, वी ए स्मिथ। ठीक, वी ए स्मिथ उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और आपके एम एस वत्स, ये तीन नाम याद रखेंगे। ये तो संबंधित हैं लेकिन वी ए स्मिथ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही कालानुक्रम है नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। ठीक है, सबसे पहले हमें नगर संस्कृति के बारे में पढ़ा है, उसके बाद लोहे का हल कहीं मिला, फिर उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। क्रम याद रहेगा, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया वह था तांबा, लोहा नहीं, तांबा। सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तांबा का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता संदर्भ में मिला है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से, याद रखेंगे। हाथी दांत कहाँ मिला है? एक पत्तन है लोथल, वहां से हमें हाथी का दांत का पैमाना मिला है। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। ठीक, अब पीछे भी पढ़ा था हमने इसको। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली। ठीक है, बनावली में स्टार्टिंग से एक बार पढ़ो। आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। घग्गर नदी के और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, कौन सा है वो? बनावली है। सही कथन है, सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। पीछे सब पढ़े ही हैं हम। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। अभी पढ़ा हमने, सड़कें अच्छी थी वहां पे, नाली का विकास था, नियोजित शहर था। ठीक, उसके बाद सही कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये बात एकदम सही है। मोहनजोदड़ो तथा एक मिनट थोड़ा मैं पानी पी लूं। सही कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, अब वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा। धौलावीरा याद रखेंगे 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट है, वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन तथा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, धौलावीरा। ठीक है, जल से संबंधित अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, मतलब कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो जल से संबंधित प्रवाहित किया जाता है, तो ऐसे में उसका आंसर आप धौलावीरा टिक करिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, देखिए फिर से जल की बात हुई। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा। बस जल का नाम, जल से धुलाई कपड़े धुलते हैं ना, तो धुलने से आप धौला उठा लो, तो जल प्रबंधन धौलावीरा से। नेक्स्ट है कुंटासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है। द्विशव संस्कार लोथल एवं कालीबंगा से, ठीक है। दोनों जगह ऐसी हैं जहां से लोथल से भी और कालीबंगा से भी द्विशव संस्कार के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पन स्थल सनीली के अभी, सनौली है ये, सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान, ठीक है। सनौली एक जगह का नाम है। सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान, मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इससे पहले हमने एक मांडा पढ़ा था, वो मांडा था जम्मू कश्मीर में, ठीक। मांडा जम्मू कश्मीर में है और ये हम पढ़ रहे हैं मांडी। मांडी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। आगे है इसके, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में, वस्त्रों की कपास की खेती, ठीक। इसके आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इस चीज को याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आगे है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हमने अभी पढ़ा पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मातृ देवी की करते थे, तो एक देवी हो गई, एक देवता हो गए, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। कौन से वृक्ष की? पीपल की, ठीक। सिंधु सभ्यता में जो मोहर मिली है उसमें वृक्ष की कौन सी आकृति है? पीपल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, घोड़ा नहीं मिलता है, ठीक है। घोड़ों का हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर अंकन नहीं मिलता है, किसका? घोड़ों का, घोड़े का, ठीक। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर, ठीक है। दोनों बातें याद रखेंगे। मोहरों पर अंकन किसका नहीं मिलता? घोड़े का। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर प्राप्त नहीं हुए हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। याद रखेंगे, मृग पट्टिका पर, किस पे? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। माया, एजटेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा देखने में, पर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले एजटेक, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से आप इमेजिन करते चलो। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर एजटेक है, एजटेक के नीचे माया है, माया के नीचे मुइस्का, सबसे नीचे इंका। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। जरा 3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। ओके, कभी कभी कुछ चीजें हमें रिपीट करनी पड़ती हैं इस तरह से ताकि याद रह सके, ठीक है। सबसे ऊपर एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। आगे है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता ने क्या किया? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की, सुमेरिया, ठीक है। अभी हमारा दूसरा टॉपिक
सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति खत्म हो चुका है। यहाँ के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला टॉपिक है वैदिक काल। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, ठीक है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रयी नाम है 3 वेदों का। त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। एकदम अच्छे से याद कर लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद त्रयी के नाम से फेमस हैं। अगला है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद। वर्ण की बात सबसे पहले किस वेद में की गई है? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त किससे रिलेटेड है? ऋग्वेद से। पुरुष सूक्त ऋग्वेद। अगला है सुमेलित है अर्थ अथर्ववेद, औषधियों से संबंधित। अ से अथर्ववेद, अ से औषधि, थोड़ा सा रिलेट करो। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान कर्मकांड की विधि, सामवेद स से सामवेद, स से संगीत, ठीक है। सामवेद संगीत, यजुर्वेद बलिदान, यजुर्वेद बलिदान जैसे यज्ञ, य से यजुर्वेद, यज्ञ का थोड़ा साउंड आ रहा होगा आपको, तो उसमें आहुति देते हैं, बलिदान करते हैं, तो उस तरह से याद कर लो। ऋग्वेद ईश्वर महिमा और अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। आगे है सुमेलित हैं ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, ठीक है। ऋग्वेद में आपको स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं मिलेंगी। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, ठीक है। स्तोत्र इसमें भी है पर कर्मकांड है यजुर्वेद में। सामवेद संगीत में स्तोत्र, ठीक। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण, तंत्र मंत्र वशीकरण, एकदम इसको याद रखना। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण, जादू टोना, ये सब अथर्ववेद में था। आगे है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। अभी हमने ऊपर पढ़ा वशीकरण की बात किसमें है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं कितनी? 10,552 ऋचाएं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी ऋचाएं हैं? 10,552, 10,552, 10,552। आगे है ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, स्तोत्रों का संकलन। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल। सुमेलित है ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, मतलब हम एक तरफ वेद है दूसरी तरफ ब्राह्मण है, ठीक है। ऋग्वेद ऐत्रेय, ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद ऐत्रेय, ऋग्वेद ऐत्रेय, मेरे साथ बोलिए, ऋग्वेद ऐत्रेय, ऋग्वेद ऐत्रेय, ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविश, सामवेद पंचविश, सामवेद पंचविश, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ, अथर्ववेद गोपथ, अथर्ववेद गोपथ, 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 यजुर्वेद शतपथ, यजुर्वेद शतपथ, ठीक है। इसके आगे है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। सोम को समर्पित कौन सा मंडल? 9वां मंडल। 10 मंडल अभी ऊपर पढ़े हमने, तो 9वां मंडल सोम के बारे में समर्पित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, अभी पीछे भी हम उसको पढ़े हुए हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब कुछ चीजें कुछ मिलती जुलती हैं, ऐसा याद रखना, ठीक है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तक्षशिला
अंतरजी खेड़ा कौसाम्बी हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा से, अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा से क्या मिला है? लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसके आगे है उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद, उपनिषद में किसकी चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ उपनिषद में, और उसमें भी पार्ट हो जाता है कि कौन से उपनिषद में मोक्ष की बात हुई है। श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष की बात होती है। ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह कठोपनिषद। कहाँ पे? कठोपनिषद। आप लोग देख रहे होंगे मैं एक ही चीज को कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, अपनी आवाज को ऊपर नीचे भी कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए कि आप उसको अच्छे से याद कर पाएं। आप इसको सच में इस पे बिलीव करिए, आप नहीं भूलेंगे इस चीज को। अगर आप इस वीडियो को 2 बार भी सुन लेंगे तो चीजें दिमाग में आपको एकदम बिल्कुल फिट हो जाएंगी। मैं इतनी बार इसको रिपीट कर रही हूँ। चलिए, नचिकेता, कौन सा क्वेश्चन था अभी हमारा? ये कठोपनिषद का ना। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। ठीक है। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। एकदम याद रखेंगे, कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के। उपनिषद काल में अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है, सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर लास्ट में उपनिषद। सही क्रम कैसे देखेंगे? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सबसे लास्ट में उपनिषद। क्रम एकदम पूछा जाता है, एकदम ध्यान रखो। सबसे पहले वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आंखें बंद करके एक बार बोलो, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्याएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेरी गुड। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। अस्किनी की पहचान किससे करोगे? चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा और क्रुमु। कुभा और क्रुमु। ठीक है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह नदियां कौन सी? अफगानिस्तान से रिलेटेड नदियां कुभा और क्रुमु। कुभा, क्रुमु, अफगानिस्तान से याद रखना है। इसके आगे है वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम। ठीक है। वैदिक नदियों में पहला है कुभा। कुभा उसका वैदिक नाम है, वैदिक नदियां हैं ये, और आधुनिक नाम इसका काबुल हो गया है। कुभा का आधुनिक नाम काबुल। परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। कुभा, काबुल, कुभा, काबुल, परुष्णी, रावी, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज, सतुद्री, सतलज। ओके, चलो। वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। अगला क्वेश्चन है धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है ऋत मूलभूत
नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। क्वेश्चन क्या है? धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सही कथन, ये स्टेटमेंट पूछा गया था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था, एकदम सही बात है, नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, एकदम सही बात है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, एकदम सही बात है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन है? बृहस्पति। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कौन थी? जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, कुछ वेद मंत्रों की रचना करने वाली लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऋग्वैदिक काल जब आया तब निष्क का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उस निष्क को सिक्का कहने लगे। ऋग्वैदिक काल में निष्क को स्वर्ण आभूषण और परवर्ती काल में सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा निष्क एक स्वर्ण आभूषण था, तो कहाँ का आभूषण था? गले का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, भाई निष्क का निशाका बनाया हुआ है, निशाका स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख से वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, बोगज कोई अभिलेख से हमें पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्य आए थे। ठीक है, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है, राजा का नाम क्या है? विदेह माधव से संबंधित ऋषि का नाम पूछ रहे हैं, ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, कुरु और पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में वर्ण का भी प्रयोग हुआ, वर्ण के बाद गोत्र का भी प्रयोग हुआ ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। प्रथा शब्द का प्रयोग तो ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य जो थे, वैदिक आर्य एक तो पूर्व में थे, एक बाद में जो आए थे, वो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। किसमें? बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया? परुष्णी नदी के किनारे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसने ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है, सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा
के रूप में संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। किसको? सरस्वती मैया को, सरस्वती नदी को। ठीक है, इसके आगे ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, दुहु, पुरु, अनु, तुवर्सु। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों की पंचजनों के नाम यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। यदु, दुहु, पुरु, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है सही से। यदु, दुहु, पुरु, यदु, दुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। यदु, दुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। यदु, दुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। मेरे साथ रिपीट करिए तभी याद होगा। यदु, दुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। यदु, दुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। ठीक, नेक्स्ट है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। प्राचीन काल में मुख्य साधन क्या था? कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है वह है यव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यव जौ को कहते थे। इसके आगे है इसके आगे है आपका ये द्रीही चावल को कहते थे। मुदग मूंग को, यव जौ को, इक्षु गन्ना को। ठीक है, द्रीही चावल, मुदग मूंग, यव जौ, इक्षु गन्ना। ऋग्वैदिक पढ़ी नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। प से पढ़ी और प से तो मतलब बीच में इसके आ रहा है, व्यापारी के बीच में प शब्द है ना, तो मैंने वहां से उसको देख लिया। खैर कोई नहीं, आप याद रखो ऋग्वैदिक पढ़ी नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद। कैसी थी? मंत्री परिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। कहाँ पे? अथर्ववेद में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसने कहाँ पे कहा गया है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम था सभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से, ठीक है, सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, आयुर्वेद का कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था एकैक्यवादी बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म था एकैक्यवादी बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। किसको समर्पित है? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि में। पहले फर्स्ट नंबर पे इंद्र को समर्पित है, फिर सबसे ज्यादा उसके बाद अग्नि को। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। युद्ध देवता किसको? इंद्र को। पूर्ण वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। आर्यों का देवता कौन था? इंद्र, लोकप्रिय। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है वे झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। झंझावत के मतलब वही तूफान जो बारिश। वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ब्राह्मण युग से। अगला है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र। वशिष्ठ मत करना, बहुत से लोग वशिष्ठ बोल लेते हैं कई बार। गायत्री मंत्र विश्वामित्र। गायत्री मंत्र विश्वामित्र। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। किसमें है? संस्कृत में है ये। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महाभारत का दूसरा नाम भी है तो जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। सत सहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत। ठीक है, सत सहस्त्री संहिता, जय संहिता भी बोल रहे हैं और सत सहस्त्री संहिता भी बोल रहे हैं।
हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, वासुकी नाग। कौन? वासुकी नाग। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में ही अछूत की अवधारणा स्पष्ट हो गई थी। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडक उपनिषद। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है उपनिषद से। कहां से लिया गया है? उपनिषद। और कौन से उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, श्वेताश्वर उपनिषद। सफेद घोड़ा, श्वेत लिखा है ना, सफेद, श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद। जैसे लांछन में छ है, वो थोड़ा जोर दे रहा है, तो उस छ से आप रिलेट करो। छांदोग्य उपनिषद से लांछन को चुनौती दी गई थी। अनब्याही मां होने के लांछन किस पे लगा था? सत्यकाम जाबाल। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। कौन सी लिपि? ऋग्वेद की ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था ऋग्वेद से। होत्रा है ये, से होता जैसा होता है, होत्रा का संबंध था ऋग्वेद से। इसमें होता लिखा है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अवेस्ता कहां से? ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में अघन्या माना गया है गाय को। अघन्या किसको कहेंगे? गाय, अघन्या। इसके बाद है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? राजस्व कर जमा करने वाला। भागदूह अधिकारी था एक तरह का। क्या करता था ये? राजस्व कर जमा करता था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। ओके। उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक हो गया, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। मूल्यवान संपत्ति गाय को समझते थे ऋग्वैदिक काल में। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष और गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष तीन के वर्ग का नहीं है, कोष। देखो जैसे कि कुल हुआ, वंश और गोत्र ये एक जैसे वर्ग के हैं और कोष अलग वर्ग का हो गया। संस्कारों की संख्या कितनी? 16 संस्कार होते हैं, 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। वेद वेदांग पढ़ाने वाला उपाध्याय, क्या कहते हैं उसको? उपाध्याय कहते हैं। पुराणों के संदर्भ में सही कथन है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश मिलता है। ये स्टेटमेंट पूछा गया था, दोनों बातें एकदम सही है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देगा और वायु पुराण गुप्त वंश की। ठीक है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म हुआ और अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने जितना आप लोगों को बताया, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को लग रहा है कि याद हो रहा है? ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ऐसा लग रहा है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करिए। बौद्ध धर्म टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी। नेक्स्ट पार्ट में आपका ये एंशियंट हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन इस पर मुझे पता होना चाहिए कि आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं। आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए, जिससे मैं नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। नेक्स्ट पार्ट में आपका एंशियंट हिस्ट्री एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 घंटे की वीडियो है, इसको रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट 1 घंटे में आपका लगभग 2 घंटे में आपका एंशियंट हिस्ट्री पूरा रिवाइज हो जाएगा, एकदम दिमाग में छप जाएगा। आपको 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, एकदम आपको दोबारा रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद देख सकते हैं मैं कितना एफर्ट कर रही हूँ इसके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।